गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अभी रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम लद्दाख से मीटिंग करते हुए यूनियन होम मिनिस्टर ने कहा है कि हम सिक्स्थ शेड्यूल की प्रोटेक्शन तो नहीं दे सकते लद्दाख को, लेकिन आर्टिकल 371 जैसी जो प्रोटेक्शंस हैं वो इस रीजन को दे सकते हैं। तो मिनिस्टर ने कहा है कि जो जॉब्स, लैंड, कल्चर से रिलेटेड कंसर्न्स हैं वो आर्टिकल 371 की प्रोटेक्शन देके हम इस रीजन की बचा सकते हैं, लेकिन सिक्स शेड्यूल में डालना जो है वो गारंटी नहीं रहेगा। ठीक है। तो गवर्नमेंट ये प्रोटेक्शन जो है लोकल पॉपुलेशन ऑफ लद्दाख को देने को तैयार हो गई है। तो अगर हम बैकग्राउंड देखें तो आपको याद होगा कि जब आर्टिकल 370 रिपील किया था, लद्दाख को एक सेपरेट यूटी बना दिया गया था विदाउट लेजिस्लेचर। और कोई ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डिमांड कर रही थी कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में जो है वो इंक्लूड किया जाए, ताकि यहाँ के लोकल पॉपुलेशन की कल्चर जो है उसको बचाया जा सके। ठीक है। तो सिक्स शेड्यूल क्या है, ये क्यों डिमांड है, तो पहले तो हम देखते हैं सिक्स शेड्यूल जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, जो उनको कंसिडरेबल ऑटोनॉमी देने के लिए लाया गया था। आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अडॉप्ट किया गया, और वहाँ पर जो है ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बनाए गए हैं एक स्टेट के अंदर। ठीक है। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल्स बनाए जाते हैं जो कि इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं। उनके पास पावर होती है लॉज बनाने की कई तरह के सब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेजेस, टाउन्स, इनहेरिटेंस, मैरिज, डाइवोर्स, सोशल कस्टम्स। और कुछ केसेस में तो उनके पास डिस्प्यूट्स जो हैं वो सेटल करने की भी पावर्स होती हैं। लेकिन अगर कोई ऑफ कोर्स ऐसे डिस्प्यूट हैं जिसमें कि ऑफेंसेस डेथ द्वारा पनिशेबल है या 5 साल से ज़्यादा की सज़ा है, तो गवर्नर जो है वो कंट्री के क्रिमिनल और सिविल लॉज के अंदर जो है उन डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए कह सकते हैं। इस शेड्यूल के अंदर जो ये आपकी ऑटोनॉमस काउंसिल्स होती हैं, इनके पास लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्सेस इम्पोज करना, मनी लैंडिंग और ट्रेडिंग को रेगुलेट करना, रॉयल्टीज़ कलेक्ट करना, पब्लिक फैसिलिटीज़ बनाना जैसे कि स्कूल्स, मार्केट्स, रोड्स, ये सब भी पावर्स होती हैं। ठीक है। तो करंट स्टेटस अगर हम देखें तो सिक्स शेड्यूल जो है वो 10 ट्राइबल एरियाज़ को दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम को मिलाकर। ठीक है। आर्टिकल 371 जो है वो स्पेशल प्रोविजंस है कुछ स्टेट्स को दिए गए हैं, लगभग 12 स्टेट्स हैं नॉर्थ, जिसमें से 6 नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं। बाकी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, फिर जो है गोवा, मणिपुर, कर्नाटका, इन सबको जो है ये प्रोटेक्शंस दी गई हैं, जो इनके यहाँ पर सारे नाम दिए गए हैं। ठीक है। जैसे आर्टिकल 371 ए नागालैंड के लिए है, 371 बी असम के लिए है, सी जो है वो मणिपुर के लिए है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फर्स्ट अंडर रिवर वाट मेट्रो टनल। सो नेक्स्ट ये टॉपिक हमारे इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी ने जो है एक मेट्रो ट्रेन सर्विस कोलकाता में इनाग्रेट किया है, जो कि इंडिया की पहली अंडर रिवर मेट्रो टनल है। तो ये पार्ट ऑफ कोलकाता मेट्रो का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। हुगली रिवर के नीचे से ही पास होता है ऑफ कोर्स। डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है ये कंट्री का। ठीक है। तो हुगली रिवर जो है, भागीरथी हुगली या कति गंगा रिवर्स इसको हम कहते हैं। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा रिवर की, मुर्शिदाबाद में बनती है ऑफ कोर्स, जहाँ पर गंगा स्प्लिट होती है दो पार्ट्स में। जो पार्ट इंडिया की तरफ फ्लो होता है कोलकाता की तरफ, उसको हम हुगली कहते हैं, जो कि बांग्लादेश की तरफ चला जाता है उसको हम पद्मा कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द जो पानी है वो फरक्का फीडर कनाल से आता है हुगली का। और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो इस पर हुगली रिवर पर बनी है वो है जियागंज, अजीमगंज, मुर्शिदाबाद और बहरमपुर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रिसोर्स क्लासिफिकेशन कोड। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन माइनिंग सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए जो है वेदांता ग्रुप ने कहा है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को कि आप एक इन्वेस्टर फ्रेंडली रिसोर्स क्लासिफिकेशन कोड अडॉप्ट करो, जो कि है जॉइंट और रिजर्व कमेटी। ठीक है। अभी करंटली इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन को फॉलो करता है। तो ये रिसोर्स क्लासिफिकेशन कोड लाने के लिए क्या ज़रूरत है, JORC को की तरफ क्यों जाने की ज़रूरत है। तो ऑफ कोर्स ये इनका काम क्या होता है JORC या फिर UNFC का, कि कैसे असेसमेंट की जाएगी कि एक मिनरल ब्लॉक में कितने रिसोर्सेज हैं, कितने रिजर्व्स हैं। ठीक है। तो जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स बनाने में काम आते हैं ऑफ कोर्स ये। एक माइनिंग कंपनी अपने एसेट्स की भी इवैल्यूएशन तभी सही से कर पाएगी जब एक सही मॉडल उनके पास होगा रिसोर्स क्लासिफिकेशन का। तो माइनिंग इंडस्ट्री जो है, अभी तक इंडिया ऑफ कोर्स जो है वो इंडियन मिनरल इंडस्ट्री कोड 2019 में अडॉप्ट करने की बात की गई थी इंडियन इंडस्ट्री द्वारा, जो कि JORC द्वारा के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है। तो
IMIC और JORC दोनों ही जो हैं वो कमेटी फॉर मिनरल रिजर्व इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स द्वारा जो है अलाइंड है, ठीक है, जिसमें 15 मेंबर्स हैं। ऑफ कोर्स इंडिया भी उसी का ही मेंबर है। तो यूएन का जो फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का, वो क्या है? एक इंटरनेशनल स्कीम है क्लासिफिकेशन की, मैनेजमेंट की, रिपोर्टिंग की कि कितने एनर्जी, मिनरल या रॉ मटेरियल रिसोर्स हैं एक कंट्री में या एक पर्टिकुलर माइनिंग एरिया में। तो यूएन के इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप के एक्सपर्ट ग्रुप ने इसको बनाया और डेवलपमेंट, प्रमोशन और जो है वो उससे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये सभी के सभी रिसोर्सेज, चाहे ऑयल गैस हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, CO2 की स्टोरेज हो, ग्राउंड वाटर हो, उन सब के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन देखें तो JORC जो है वो माइनिंग एक्सपर्ट जो ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने बनाया और ये रॉबस्ट स्टैंडर्ड देता है कि कैसे जो है वो पब्लिक एक्सप्लोरेशन की जा सकती है, कि कितने मिनरल रिसोर्सेज हैं या और रिजर्व्स हैं। अगर बेसिक आप लेमैन लैंग्वेज में समझो तो एक माइन में कितने मिनरल्स हैं, समझ लो एग्जांपल लेते हैं कि 50 टन कोल जो है वो, UNFC कहता है कि लगभग यहाँ पर 50 टन जो है वो कोल है। वो एक अप्रॉक्सीमेट फिगर देता है। JORC का जो क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड है वो एग्जैक्ट बताएगा कि कितना टन है, ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर है वो सही से डिसीजन ले सके कि उसको वहाँ पर इन्वेस्ट करना भी है या नहीं करना है, ठीक है। UNFC जो है के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो थोड़े से अप्रॉक्सीमेट रहते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं कि कितना वहाँ पर रिसोर्स है, कितनी इसकी वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर, तो जो है रिसोर्स की। तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर जो है वो तो ऑफ कोर्स ऐसे डेटा पर नहीं चल सकता। इसके लिए उसको JORC की वो डिमांड करता है कि एग्जैक्ट रिसोर्स जो है वो कितना है, उसके भी बेसिस पर मैं आगे जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकूँगा। तभी मेरे पास इन्वेस्टर्स भी आएंगे जब मैं उनको एक क्लियर कट फिगर दूंगा कि कितने मिनरल और रिजर्व्स इस पर्टिकुलर माइनिंग एरिया में है, ठीक है। तो माइनिंग सेक्टर जो है वो नेचुरल प्रोसेसेस से डील करता है। तो क्रिटिकल है इंडियन का माइनिंग सेक्टर कि वो सही से कम्युनिकेट कर पाए इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के साथ, कि जो है तो इसलिए ऑफ कोर्स उसको एक ऐसे स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी उनकी इंश्योर कर पाए, है ना। तो इसीलिए जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है वो ऑफ कोर्स JORC को फॉलो करने के लिए इंडिया में कह रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेट नेक्सस को जो है वो स्लैम करते हुए बोला है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन और फेलिंग ऑफ ट्रीज जो की जा रही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, उससे पब्लिक ट्रस्ट जो है वो आपने ऑलमोस्ट वेस्ट बिन में फेंक दिया है, ठीक है। तो 2023 में ये इलीगल बिल्डिंग्स और वाटर बॉडीज़ जो है क्रिएट की गई, वायलेशन ऑफ इन्वायरमेंटल नॉर्म्स हुआ, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन की गई नेशनल पार्क में। तो कई फोटोग्राफ्स जो है वो दिखा रही हैं कि कंक्रीट और आयरन एनक्लोजर्स भी बनाए गए सफारी का एक्सपीरियंस देने के लिए टूरिस्ट को। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या है? ऑफ कोर्स नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड के। ईस्टर्न पेरिफेरी ऑफ कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कोसी रिवर द्वारा फेड होता है, रामगंगा रिवर जो है वो वेस्ट साइड से उसको फीड करती है, ठीक है। इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है और हेली नेशनल पार्क इसका नाम था ओरिजिनली, जो कि मेलकम हेली के नाम पर इसका जो इसके फाउंडर थे उनके नाम पर रखा गया था। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है टाइगर्स की यहीं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही है। तो अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया है कि ये फैसिलिटीज़ जो हैं ये नेचुरल फॉरेस्ट एनवायरनमेंट्स को के अंदर बनाई गई हैं और गवर्नमेंट को एक कमेटी बनानी पड़ेगी कि क्या ये टाइगर सफारीज़ जो है बफर या फ्रिंज एरियाज़ में परमिटेड होनी चाहिए कि नहीं। एक स्टर्न व्यू लिया है कोर्ट ने, जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस की जा रही हैं, रैम्पेंट फेलिंग ऑफ ट्रीज़ हो रही है उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो कोर एरिया, बफर एरिया का क्या नॉर्म होता है टाइगर रिजर्व्स में? अगर हम देखें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है कहा गया है कि एक टाइगर रिजर्व में कोर या क्रिटिकल हैबिटेट एरिया होना चाहिए और एक बफर जोन होना चाहिए। कोर एरिया में उतनी लीगल प्रोटेक्शन होती है जितनी एक नेशनल पार्क या सेंचुरी में होती है। बफर या पेरिफेरल एरियाज़ में थोड़ी कम प्रोटेक्शन होती है क्योंकि वो मिक्सचर हो फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट लैंड होता है। बफर एरिया बेसिकली एक शॉक एब्जॉर्बर होता है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेकंड रॉकेट लॉन्च पोर्ट ऑफ इसरो। साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है सेकंड रॉकेट लॉन्च पोर्ट का इसरो में, और इसरो का कुलासेकारपट्टिनम में, ठीक है। तो ये नीड क्या थी लॉन्च पोर्ट बनाने की? अभी हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया कि इसरो का जो पहला लॉन्च पोर्ट है सतीश धवन स्पेस सेंटर, वो ओवरबर्डन ना हो, इसलिए दूसरा जो है रॉकेट लॉन्च पोर्ट बनाया जा रहा है। जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है
श्रीहरिकोटा में, उसको बिगर और हैवी लिफ्ट मिशंस के लिए यूज़ किया जाएगा। जो स्मॉल पेलोड्स होंगे वो ऑफ कोर्स इस न्यू लॉन्च पोर्ट से जो है वो लॉन्च किए जाएंगे। खासकर प्राइवेट प्लेयर्स के लिए डेवलप किया जा रहा है जो कि सैटेलाइट्स या कुछ ऐसे व्हीकल्स लॉन्च करना चाहते हैं, इस न्यू लॉन्च पोर्ट से वो कर पाएंगे। तो एडवांटेज क्या है तमिलनाडु के इस लॉन्च पोर्ट की? जो ये न्यू लॉन्च पोर्ट है, इसके पास नेचुरल एडवांटेज है इसरो के फ्यूचर लॉन्चेस के लिए, खासकर एसएसएलवी के लिए जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो ये एक डायरेक्ट साउथवर्ड और स्मॉलर लॉन्च ट्रेजेक्ट्री देता है लाइट वेट एसएसएलवीज़ को। जो श्रीहरिकोटा वाला स्पेस जो है पोर्ट है, वो उस वहाँ से कोई भी लॉन्च करते हो तो उसको एक लंबा पाथ फॉलो करना पड़ता है। पहले तो व्हीकल जो है वो श्रीलंका की तरफ जाता है और फिर वहाँ से साउथवर्ड फ्लाइट लेता है, तो मतलब ज़्यादा फ्यूल लगता है। लेकिन जो है ये न्यू पोर्ट से ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हैं वो आप उसको जितना इक्वेटोरियल प्लेन के पास से जो है वो आप लॉन्च करोगे तो उतना ही जो है वो क्लोज़र, जितना इक्वेटर के पास से जो है आप लॉन्च करोगे उतना ही वो बेटर जो उसको रहता है लॉन्च होना। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और मेटा ने मिलकर जो है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स जो है वो अनाउंस किया है। ये एक एडवांस्ड वर्जन है अटल टिंकरिंग लैब्स का, और ये गवर्नमेंट के एजेंडा ऑफ डिजिटल इंक्लूजन, स्किलिंग और ग्रोथ को जो है एडवांस करने के लिए बनाया गया है। जो है इसको स्कूल्स के साथ पार्टनरशिप करके जो है वो सेटअप किया जाएगा। और इसको फंड कौन करेगा? मेटा। और अटल इनोवेशन जो है वो एक नॉलेज पार्टनर होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें इक्विप किया जाएगा, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को एम्पावर किया जा सके न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने के लिए, इनोवेट करने के लिए उसके थ्रू। तो यूथ को डिजिटल स्किल्स के साथ इक्विप करना भी इसका प्रोग्राम का मोटिव है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टार ड्यून्स। टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ने एक पहली इन डेप्थ स्टडी की है एक स्टार ड्यून की, जिससे कि ये पता लग रहा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इन जियोलॉजिकल फीचर्स का वो रिवील हुआ है। तो स्टार ड्यून्स बेसिकली पिरामिड ड्यून्स हैं जिनकी डिस्टिंक्टिव शेप्स होती हैं, और ये हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स इन हाइट होते हैं। ये अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका में जो हैं दिखते मिलते हैं, और ये जो है मार्स पर भी स्पॉट किए गए हैं, और ये सैटर्न के जो लास्ट मून टाइटन है वहाँ पर भी स्पॉट किए गए हैं। स्टार ड्यून्स सिर्फ अंडर 10% होते हैं अर्थ के डेजर्ट्स के का, ठीक है। कॉम्प्लेक्स विंड रिजीम्स के थ्रू ये फॉर्म होते हैं जहाँ पर, और अर्थ का जो लार्जेस्ट स्टार ड्यून है वो बदाएं जारन डेजर्ट जो है वेस्टर्न चाइना में, वहाँ पर है। तो रीसेंट रिसर्च ये कहती है कि एज ऑफ स्टार ड्यून जो है वो पहली बार इन्होंने साइंटिस्ट ने जो है वो डिटर्मिन की है एक टेक्निक का यूज़ करते हुए, जिसको कहते हैं ल्यूमिनेसेंस डेटिंग। तो क्या होती है टेक्निक? इसमें देखा जाता है कि जो ग्रेन्स ऑफ सैंड है वो कितने टाइम पहले जो है डे लाइट को या सनलाइट को एक्सपोज हुए थे, उसके बेसिस पर ये मेथड जो है वो बताता है कि कितना पुराना ये ट्यून है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। गवर्नेंस और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक जो है अक्यूज की कन्विक्शन को रोका जा सकता है अगर डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो दी गई हो, और जो डिक्लेरेशन जो है विक्टिम ने जो है दी थी अगर उससे कॉन्फिडेंस आ रहा हो और वो ट्रस्टवर्दी हो डिक्लेरेशन, तो ऑफ कोर्स उस अक्यूज को कन्विक्शन को रोका जा सकता है। तो डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है? बेसिकली एक मरता हुआ पर्सन, विक्टिम, अगर कोई स्टेटमेंट देता है उसको हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। तो कॉज ऑफ डेथ जो है डेक्लेरेंट की जो है वो बताई जाती है, उसके बेस पर ऑफ कोर्स ये जो है डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो मानी जाती है। ये एक एविडेंस की तरह लिया जाता है प्रोसीडिंग्स में, चाहे वो सिविल या क्रिमिनल हो। कहा इसके अंदर पीछे अजम्पशन ये है कि जो पर्सन मर रहा है वो ऑफ कोर्स झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है, इसलिए उसको सैक्रोसैंक्ट माना जाता है। कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है, चाहे वो ओरली दी गई हो स्टेटमेंट, राइटिंग में दी गई हो, जेस्चर्स या साइंस के थ्रू दी गई हो, और कई बार जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी जो है मैजिस्ट्रेट वो रिकॉर्ड कर सकते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। तो जो बेस्ट फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन है वो यही होती है जो मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड की हो। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो हैं वो ये कहती हैं कि कोई भी जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है डाइंग स्टेटमेंट को। ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंट वेट होता है इस डाइंग डिक्लेरेशन का लीगल प्रोसीडिंग में, और ये एक सोल बेसिस भी बन सकती है कन्विक्शन का। कोई और एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मरता हुआ पर्सन जो है वो ये बोल दे कि इस पर्सन की वजह से जो है इस पर्सन ने मेरा मर्डर किया है, या इन केस ऑफ रेप, तो ऑफ कोर्स उस पर्सन के अगेंस्ट जो है डायरेक्ट एक्शन हो जाता है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है कि जो पर्सन मर रहा है वो झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तो कोर्ट में ये भी साबित करना पड़ता है कि जो स्टेटमेंट दी गई है डिसीज्ड की, वो कोई इन्फ्लुएंस से नहीं पीड़ित थी, या उसकी इमेजिनेशन नहीं थी, और डिसीज जो था वो साउंड माइंड का था, ठीक है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ने जो है वो नीति आयोग का नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, विकसित भारत स्ट्रेटजी रूम भी लॉन्च किया है। तो ये नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म क्या है? एक क्रॉस सेक्टोरल नॉलेज प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनेगा, पॉलिसी और गुड गवर्नेंस से रिलेटेड। तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, डेटा सेट्स, डेटा प्रोफाइल्स, नीति पब्लिकेशंस जो है वो शेयर किए जाएंगे 10 सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये एक्सेसिबल रहेगा मल्टीपल डिवाइसेस पर, इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन्स। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नेंस को फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं विकसित भारत स्ट्रेटजी रूम क्या है। ये भी एक इंटरेक्टिव स्पेस है जिसमें कि यूज़र्स जो है वो डेटा को विजुअलाइज कर पाएंगे, ट्रेंड्स देख पाएंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझ पाएंगे, पॉलिसीज़ को समझ पाएंगे। तो बेसिकली जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन है इस केस में? स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स या ब्लॉक्स। ठीक है, तो यूज़र्स को जो है वॉइस इनेबल्ड एआई के थ्रू भी जो है इंटरेक्शन करने की जो है वो फैसिलिटी दी जाएगी। तो इसमें कई तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं या इनिशिएटिव जो है वो इसमें ऑनबोर्ड हो चुके हैं, जैसे कर्मयोगी प्लेटफॉर्म हो, नेशनल एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म हो, जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न का विकसित भारत स्ट्रेटजी रूम है, उसमें मल्टीलिंगुअल सपोर्ट दिया जा रहा है। ठीक है, पीएम गतिशक्ति का बिसैग एंड टीम जो है वो अपने जियो स्पेशल टूल जो है वो इसके में ऑनबोर्ड कर रहा है। तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जो है कई तरह के जो है सिस्टम्स को ऑनबोर्ड किया जा रहा है, ताकि जो ये स्टेक होल्डर्स हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट्स या ब्लॉक्स, ये इससे सीख सकें। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Article 371 of the Constitution. This topic is important for your polity section. So in a meeting recently with the representatives from Ladakh, Union Home Minister has said that they are willing to provide Article 371 like protections to this region, and the minister has assured that the concerns related to jobs, land, and culture would be taken care of. And he has said that center cannot um, bestow statehood on the union territory, nor it can guarantee its inclusion under the sixth schedule as of now. So Ladakh can be given, of course, special provisions under Article 371, like it is given to other states. And this Article 371 would allow protections to be extended to the local population of Ladakh also. Okay, so we all know that since the abrogation of Article 370, Ladakh has been recognized as a separate UT without legislature, and several organizations have been demanding that Ladakh must be included in the sixth schedule. Sixth schedule, what is it? So it is basically a schedule which gives tribal communities of northeastern states considerable autonomy within a larger administrative or political structure. So sixth schedule was adopted under Article 244 of the Constitution, and it deals with provisions for formation of autonomous administrative divisions within a state. Okay, so it allows a region to create autonomous districts and regional councils, which are elected bodies which have the power to administrate tribal areas, and this would include the power to make laws on subjects like forest management, agriculture, administration of villages and towns, inheritance, marriage, divorce, and social customs. And in cases where offenses are, of course, it can also decide on disputes between parties from scheduled tribes and appoint officers to oversee the administration of laws which they enact. In case the disputes or offenses are punishable with death, or they have more than 5 years of imprisonment, the governor of the state can will have the power to try them under the country's criminal and civil laws, and not the ones with the and not the laws of autonomous district and regional councils. So this schedule also gives these councils the power to collect land revenue, impose taxes, regulate money lending and trading, collect royalties, and establish public facilities like schools, markets, and roads. Currently, it is applicable in a list of 10 tribal areas from Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. So what is the status of Article 371? So basically, it grants some special provisions to certain states, and it applies to a dozen states, including 6 in Northeast. And these states are Maharashtra, Andhra Pradesh, Gujarat, Telangana, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland, Goa, Manipur, and Karnataka. Okay, so all these Article 371A is basically for Nagaland, 371B is for Assam, 3C is for Manipur, and so on. So the next topic is first under
River Metro Tunnel. This topic is important for your economy section. PM Modi has recently inaugurated a metro train service in Kolkata, which will mark the opening of India's first under river metro tunnel. It is part of Kolkata Metro's east-west corridor, and it passes through the Hooghly River, under the Hooghly River basically. And this stretch also has the deepest metro station in the country. So what is Hooghly River? It is also known as Bhagirathi Hooghly and Kati Ganga rivers, and it is one of the significant rivers in West Bengal. It's a tributary or distributary actually of the Ganga river, and it is formed in Murshidabad, where Ganga splits into two parts, while the part which flows through Bangladesh is called Padma. And Hooghly's majority water comes from the Farakka barrage or Farakka feeder canal, and the important cities located on Hooghly river are Jiaganj, Azimganj, Murshidabad, and Bahrampur. So the next topic is resource classification code. This topic is important for your economy section. To spur in private investment in India's mining sector, representatives of Vedanta Group have pushed Ministry of Mines to shift to an investor-friendly resource classification code called the JORC, or Joint Ore Reserve Committee classification. Currently, we are following the Indian government is following the United Nations framework classification for the same. So basically, this resource classification code will assess resources and reserves in a mineral block and prepare geological reports to facilitate its auction. And based upon this data, mining company evaluates its assets also. Okay, we all know the importance of mining industry in India, and India's mining industry has already developed and recommended the Indian Mineral Industry Code in 2019, which is largely based on the JORC. And JORC and IMIC both are aligned with Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards, which consists of 15 members, including India. Okay, so what is UN Framework Classification for Resources? Basically, it is a scheme for classification, management, and reporting of energy, mineral, and raw material resources, and it is part of UN ECE expert group, which is responsible for the development, promotion, and further development of UNFC. And this is applicable to almost all energy resources, including oil and gas, renewable energy, nuclear energy, etc. It provides clear and consistent specification, guideline, and best practices for energy and mineral sectors. But if we compare it with JORC, then JORC is more precise. Okay, so JORC code has been developed by mining experts from Australia, and it provides robust standards for the public reporting of exploration results, mineral sources, and ore reserves. So both UNFC and JORC have proved mineral reserves almost the same, have basically the proved mineral ore reserves as the same meaning. The JORC is more precise, so that's why it is more preferred by the private industry. So for a layman example, you can consider that if UNFC is saying that in this particular mining ore or mining area, there is 50 tons of coal. Okay, around 50 tons of coal, so it will give up an approximate value, but the private investor would not be willing to invest if it is not based on precise value data. Okay, so JORC is a technique through which a precise value can be given to a mining area, including in the value of the mine of the reserves. So that's why the private industry, who is also dependent upon investors, is willing to have the JORC data rather than the UNFC data. And this mining sector, if it has to progress in India, they'll have to follow this JORC code. Okay. So the next topic is Jim Corbett National Park. This topic is important for your environment section. Supreme Court has recently slammed the Uttarakhand government over illegal construction and felling of trees at Jim Corbett National Park. And in 2023, it was alleged that illegal buildings and water bodies were being created in violation of environmental norms. And the unauthorized construction within the national park also showed photographs depicting concrete and iron enclosures so as to facilitate safari experience. So what is Jim Corbett National Park? It is located in Nainital district of Uttarakhand, and its eastern periphery is entirely fed by Kosi River. The Ramganga River, along with its significant tributaries, form the prominent hydrological resource for the Corbett. It is India's oldest national park, and it was named initially as Haley National Park, and it has the highest population of tigers in India. So Supreme Court has recently observed
that it has rather raised questions about the necessity of creating these facilities within natural forest environments, and it has directed the government to constitute a committee to recommend whether tiger safaris should be permitted in this buffer or fringe areas or not. Okay, it has also taken a stern view of the illegal constructions and rampant felling of trees in the Corbett National Park. So, if we look at the difference between core areas and buffer areas, we can see that through the Wildlife Protection Act of 2006, which provides for the fact that a tiger reserve must have a core or critical habitat and a buffer zone. So, core areas will have a legal status of national park or sanctuary. Buffer areas will have comparatively less protection because it is a mixture of forest and non-forest land. Buffer areas basically are the shock absorbers. So the next topic is second rocket launch port of ISRO. This topic is important for your science and tech section. PM Modi has laid the foundation stone of the second rocket launch port of ISRO at Kula Sekarapattinam in Tamil Nadu. So ISRO's first launch port, Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, so as to not overburden it, this second port has been launched, and the Sriharikota will only be used for launching bigger and heavy lift-off missions, while this new launch port will be used for launching smaller payloads, especially by private players who are developing their own subsystems, satellites, and even launch vehicles, and they will be able to use this facility of new launch port. So what it has a natural advantage also as compared to Sriharikota, because it provides a direct southward and small launch trajectory for lightweight SSLVs and or the small satellite launch vehicles. Currently, the trajectory which is followed at by all launches from Sriharikota is long, and they follow a particular path through which the vehicle has to skirt eastwards around Sri Lanka before it actually takes a southward flight. So that's why it consumes additional fuel, but the same would not be required for the future launches from this new port. The geostationary satellites, we all know that it must be in an equatorial plane. So for such satellites, closer the launch site is to the equator, the better it is. So the next topic is Frontier Technology Lab. This topic is important for your economy section. So Atal Innovation Mission, Niti Aayog and Meta have announced the launch of Frontier Technology Labs. So basically it's an advanced version of an Atal Tinkering Lab, and it aims to advance government's agenda of digital inclusion, skilling and growth. So Atal Innovation Mission and Meta, they have partnered to set up these labs in schools of strategic importance. This will be funded by Meta, and Atal Innovation Mission will be the knowledge partner. So these labs will be equipped with state-of-the-art infrastructure, and it will focus on equipping youth with digital skills. So the next topic is star dunes. This topic is important for your environment section. So scientists have revealed the first in-depth study of a star dune, and it has revealed the internal structure of these geological features. So star dunes or pyramid dunes are named after their distinctive shapes, and they reach hundreds of meters in height. They are found in Africa, Asia and North America, and apart from that they have also been spotted on Mars and Saturn's large moon Titan. So they make up just under 10% of the dunes in Earth's deserts. So they are formed in areas with complex wind regimes. The Earth's largest star dunes are found in Badai Jaran Desert of western China. So the recent research about star dunes say that the scientists have basically estimated the age of a star dune of Lalia in Morocco for the first time using a technique called luminescence dating, which basically is a method to calculate the grains of sand when they were last exposed to daylight, and based upon that the age of the star dune is calculated. So the next topic is dying declaration. This topic is important for your governance section and social issues. So Supreme Court has recently held that conviction of the accused can be sustained solely based on the dying declaration if the declaration made by the victim inspires confidence of the court and proves to be trustworthy. So basically a dying declaration is a statement made by a person who is dead, and it relates to the cause of death of the declarant, and it is admissible as evidence in all proceedings, civil or criminal. So the reason behind this is followed by the principle that man will not meet his maker with lying on his mouth. So there is no specific requirement or format for a
for a dying declaration. It can be given orally, in writing through gestures or signs, by a thumb impression, or even in the form of a question and answer. Generally, it is the question answer format is used by magistrate. So when magistrate is recording this dying declaration, it is usually done in the question and answer format. The best form of declaration, of course, is the one which is given or recorded by the magistrate. But as per Supreme Court's guidelines, anyone can record it. Okay. A dying declaration carries a very significant weight in legal proceedings, and it can serve as the sole basis for a conviction without the need for any additional evidence. So, of course, it should be ensured in the court that the deceased was not influenced, coached, or this declaration is a result of his imagination, and the deceased was not of unsound mind. Okay, it must also be ascertained. So the next topic is Niti for States platform. This topic is important for your governance section. So Minister of Communication has launched Niti Ayog's Niti for States platform and Viksit Bharat strategy room, which is so Niti for States platform is a cross-sectoral knowledge platform designed to become a digital public infrastructure for policy and good governance. So it's a multi-sectoral live repository of best practices, policy documents, data sets, data profiles, and Niti publications. And it is a knowledge product on the platform which spans about 10 sectors, and it is accessible through multiple devices including mobile phones. It will facilitate digital transformation of governance. It will support cutting edge level functionaries like district collectors and block level functionaries by giving them access to innovative best practices across various states and UTs. So what is Viksit Bharat strategy room? So of course it is also an interactive space where these users like district collectors or block level functionaries will be able to visualize data, trends, best practices, and policies in an immersive manner, and so as to enable them to make a holistic assessment of any problem statement. This will allow users to interact through voice enabled AI also. So the stakeholders involve the officers at the state, district, or block level. Several of the government departments have also collaborated with Niti Aayog on this initiative, like the Karmi Yogi platform. They have their training modules called Samarth on this platform. They have Niti Aayog's National Data and Analytics platform has also onboarded its data sets on this Viksit Bharat strategy room. Similarly, PM Gati Shakti's BISAG team has also integrated their geospatial tool for area-based planning. Okay, so these were our topics for today. We also have the current affairs weekly compilation in our Telegram group today. Please download that. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.